नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच की खास पेशकश आजाद भारत की कहानी। आजाद भारत की कहानी में हम आपको बताएंगे कि जब पूरा देश कंगाल हो गया था और हमारे देश के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक सप्ताह से अधिक का तेल आयात कर सके। जी हाँ, हम बात करेंगे उस दौर की जब इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, जब इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जब इस देश में बड़े बड़े मॉल खुलने का रास्ता खुला, जब इस देश में बड़े बड़े ब्रांड आए, जब इस देश में बड़ी बड़ी विदेशी कारें यानी एसयूवी कारें आई, जब इस देश में लाखों की मोटरसाइकिलों का रास्ता खुला। हम उस दौर की बात करते हैं जब इस देश में आर्थिक उदारीकरण आया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आर्थिक उदारीकरण कब आया? क्या जब देश आजाद हुआ यानी कि 1947 को आर्थिक उदारीकरण आया? नहीं, आर्थिक उदारीकरण तब आया जब देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और देश पूरी तरीके से कंगाल हो गया था। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल की। जनवरी 1991 की दौर की बात है। उस समय देश इतनी आर्थिक मंदी से इतनी आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा था कि देश के पास लगभग एक हफ्ते का तेल खरीदने का पैसा बचा था। जो कच्चा तेल बाहर से खरीदता था, आयात करता था देश, उसका केवल एक हफ्ते का पैसा सरकार के पास बचा था। और उस समय जो तेल सरकार खरीदती थी, हर महीने 500 करोड़ का तेल खरीदती थी बाहरी देशों, जो इराक, कुवैत वगैरह जो ये देश हैं, इनसे। तो तेल की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई और 1200 करोड़ रुपए महीने तेल खरीदना पड़ा सरकार को। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के पास जो देश के पास विदेशी मुद्रा थी वो भी खत्म हो गई थी और देश के पास जो दूसरे देशों का कर्जा लौटाने के लिए पैसा नहीं था, जिससे देश की साख खराब हो गई थी। जैसे आप देखते हैं आज श्रीलंका की जो हालत है, लगभग वही हालत भारत देश की हो गई थी। और देश में यदि तेल समाप्त हो जाता है यानी कि तेल खरीदने का केवल एक हफ्ते का पैसा बचा था, तो उसके बाद देश में कमोबेश स्थिति हो जाती कि ना तो गाड़ियां चलती देश में क्योंकि पेट्रोल डीजल मिलता नहीं, और इसके साथ ही पेट्रोलियम यानी कि जो गैस की सप्लाई रुक जाती है और लोग जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो भी बंद हो जाता है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी और ये बहुत बड़ा संकट देश में आ गया था। उसके बाद एक निर्णय लिया गया देश का सोना गिरवी रखने का। आखिर ये स्थिति क्यों आई? ये जनवरी 1991 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन के इराक ने क्या किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। जब सद्दाम हुसैन ने इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका ने इराक पर हमले की तैयारी कर ली। तो उससे तेल की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई। तो तेल जो प्रति माह 500 करोड़ रुपए का जो हमारे वहाँ जो मतलब खर्चा था, जो आयात करता था भारत, वही 1200 करोड़ पहुंच गया। तो इससे देश की स्थिति बहुत खराब हो गई और देश के पास विदेशी जो मतलब डॉलरों में पैसा लौटाना पड़ता है। जब आप किसी देश से कर्जा लेते हैं, दूसरे देश को कर्जा लौटाने के लिए तक देश के पास पैसा नहीं था। और उसके बाद जब हमने IMF एक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें 80% वोटिंग जो है वो अमेरिका की है। तो जब हमने IMF से कर्ज मांगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था विदेशी कर्ज को लौटाने के लिए और क्योंकि तेल भी बहुत महंगा हो गया था, तो उसने शर्त रख दी कि आप जो भारत है वो क्योंकि जब अमेरिका जब इराक पर हमला करेगा, क्योंकि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका ने कहा कि जो हमारे फाइटर विमान हैं उनको आप अपने यहाँ लैंडिंग की अनुमति दें और रिफ्यूल करने की अनुमति दें। क्योंकि कोई भी जो फाइटर जेट होता है वो इतना लंबा उड़ान इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि उसमें कभी भी पेट्रोल खत्म हो सकता है, या जो उससे पेट्रोल नहीं, जो उसमें संबंधित जो उसमें मतलब ईंधन पड़ता है वो ईंधन खत्म हो सकता है। तो ईंधन को भरने के लिए उसने भारत से शर्त रख दी कि भारत अपनी सरजमी को जो अमेरिका के लड़ाकू विमान है उनको रुकने के लिए कहीं पर एक स्थान दिया जाए जहां से वो अपनी जो रिफ्यूलिंग कर सके यानी कि अपना ईंधन भर सके और उसके बाद फिर से अपनी उड़ान जारी रख सके। तो इसके लिए भारत सरकार ने अनुमति दी और मुंबई में जो अमेरिका के जो लड़ाकू विमान थे उनको उतरने की अनुमति दी गई और उसके बाद वहां से उन्होंने ईंधन भरा और उसके बाद वो इराक की तरफ रवाना हो गए और इराक पर बमबारी कर दी थी अमेरिका ने इराक पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर दिया था। और उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उन्होंने इसे जायज ठहराया और उसके बाद जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है IMF, उसने
भारत को लगभग 1 अरब यानी कि 103 करोड़ के आसपास 103 करोड़ डॉलर भारत को कर्जा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद भी देश की स्थिति खराब थी और देश को सोना गिरवी रखने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि जब देश बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो जो आरबीआई के गवर्नर थे वो मनमोहन सिंह उनको अपने साथ ले गए, क्योंकि वो मनमोहन सिंह चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। तो मनमोहन सिंह ने चंद्रशेखर को सुझाया कि आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि अभी देश की स्थिति ठीक नहीं है, तो यदि हम अपने देश का सोना गिरवी रखते हैं, क्योंकि बुरे समय में सोना ही काम आता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की आर्थिक स्थिति तंगहाल हो जाती है तो घर का सोना गिरवी रख देता। तो उसी प्रकार से गवर्नर ने कहा कि हमारे पास बहुत सारा सोना पड़ा है, उसको आप गिरवी रख दीजिए और उससे हमें जो दूसरे देश हैं उनसे जो पैसे की मदद मिलेगी या उनका जो हमने कर्जा लौटाना है उसमें हमें मदद मिल सकेगी। तो पहली खेप में 20,000 किलोग्राम सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में भेजा गया और जिससे उसके एवज में हमें 20 करोड़ डॉलर मिले। लेकिन ये राशि पर्याप्त नहीं थी और जो ये 20,000 किलो सोना जब भेजा गया, ये वो सोना था जो कस्टम विभाग के लोग जो तस्कर होते हैं उनसे जो सोना रख लेते हैं, मतलब जो तस्करी का जो सोना पकड़ा जाता है, जो कस्टम विभाग पकड़ता है, ये वो सोना था। लेकिन ये जो मदद थी ये नाकाम, इससे भारत की ज्यादा मदद नहीं हो पाई। उसके बाद भारत को और सोना गिरवी रखना पड़ा और लगभग 47,000 किलोग्राम सोने को भारत ने दोबारा गिरवी रखा, जिसके एवज में भारत को 1100 करोड़ रुपए मिले। तो देश बड़ी तंगहाल स्थिति से गुजर रहा था और उसके बाद अचानक से चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार को बाहर से राजीव गांधी ने समर्थन दिया था और राजीव गांधी ने अपनी जासूसी का आरोप सरकार पर लगाया और चंद्रशेखर बड़े सिद्धांतवादी नेता माने जाते थे और उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया था कि उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा। तो चंद्रशेखर की जब सरकार गिरी उसके बाद देश में चुनाव हुए और उसके बाद हमने पूर्व में पिछले सप्ताह आपको कहानी सुनाई थी कि राजीव गांधी की किस प्रकार से हत्या हो गई थी आंध्र प्रदेश में और उनकी हत्या के बाद फिर क्योंकि देश में उस समय आम चुनाव थे, देश में बहुत अप्रत्याशित जीत कांग्रेस को मिली थी और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जिनको 3 चीजों के लिए जाना जाता है, पहला अयोध्या, दूसरा आर्थिक सुधार और तीसरा भ्रष्टाचार। अयोध्या के मामले में पीवी नरसिम्हा राव को इसलिए माना जाता है क्योंकि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद में जब विध्वंस हुआ तो क्योंकि लगभग 20,000 की फोर्स उन्होंने जो अर्धसैनिक बल थे वो जो अयोध्या से कुछ ही किलोमीटर दूर पे रोके हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और दिन भर पूजा करते रहे और एक तरीके से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। और जब बाबरी मस्जिद गिरी तो इसका दोषी उनको भी माना गया क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो था वो सब, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह तो स्वयं उन्होंने उस वक्त जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे या जो प्रशासनिक लोग थे उनको मनाही थी कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से वहाँ पर गोली ना चलाई जाए या कोई भी इस प्रकार का वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था। और दूसरा पीवी नरसिम्हा राव का लोहा माना जाता आर्थिक सुधार के मामले में, क्योंकि उस समय देश में लाइसेंस और परमिट राज हावी था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री खोलता या कोई इंडस्ट्री खोलता तो उसके लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ता था और सरकार उसको लाइसेंस जारी करती थी और उसके बाद उसको परमिट मिलता था और उसके बाद वो कितना प्रोडक्शन करेगा और कितना माल किस रेट में बेचेगा ये सब सरकार तय करती थी। और जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी था कि देश को इस आर्थिक मंदी से कैसे उबारा जाए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने विदेशी निवेश, क्योंकि विदेशी निवेश देश में ना के बराबर था, देश में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उनके जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने जो विदेशी कंपनियां थी उनके लिए जो भारत में निवेश का रास्ता खोल दिया और उसके बाद भारत में इतना पैसा आया कि पैसे से पैसे बनने का खेल शुरू हुआ और भारत आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। उसके बाद जब जैसे क्योंकि देश में बहुत तेजी से आर्थिक सुधार हुआ और क्योंकि उसके बाद देश में मॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया, देश में बड़े बड़े ब्रांड आने लगे, देश में बड़ी बड़ी विदेशी कारें आने लगी और देश में लाखों की मोटरसाइकिलें का यहाँ निर्माण होने लगा। तो
तो ये सब रास्ता पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही आर्थिक उदारीकरण आया था और उस समय देश बहुत बड़े आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम 23 अप्रैल 1992 की। उस वक्त देश के अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर छपी और वो खबर छपी थी हर्षद शांतिलाल मेहता के बारे में, यानी जिसको हर्षद मेहता भी कहा जाता है। ये इतनी बड़ी खबर थी कि जिसने देश की सियासत को हिला कर रख दिया, क्योंकि जो हर्षद शांतिलाल मेहता थे इन पर एक घोटाले का आरोप लगा और इन पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके घोटाले का आरोप लगा। और हर्षद मेहता वो थे जिनका मुंबई के समुद्र किनारे जो वर्ली का इलाका है वहां पर लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट था और उस वक्त इनके पास 29 कारें हुआ करती थी और उनमें से एक लग्जरी कार थी टोयोटा लेक्सस, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख उस समय थी। तो जब भी जो किसी बिजनेस मैगजीन में खबर छपती थी हर्षद मेहता की, तो उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारों के साथ फोटो खींचा करती थी फ्रंट मैगजीन में। तो हर्षद मेहता का घोटाला उस वक्त देश के सामने आया और लगभग ये 5,000 करोड़ का घोटाला था। उस वक्त हुआ क्या, जो SBI था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसने सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए हर्षद मेहता को दिए। लेकिन हर्षद मेहता ने उस पैसे को जो सरकारी बॉन्ड खरीदने थे उसने कुछ ही बॉन्ड खरीदे और कुछ पैसे का उसने हेरफेर कर दिया, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो निवेश किया था सरकारी बॉन्ड में वो 1700 करोड़ का था। और जो RBI के रिकॉर्ड में पाया गया, RBI के रिकॉर्ड, जब RBI का रिकॉर्ड SBI ने खंगाला कि हमारे भाई कितनी सिक्योरिटीज खरीदी इसने 1700 करोड़ में, तो मात्र 1170 करोड़ ही सिक्योरिटीज खरीदी गई थी, जिसमें 534 करोड़ का लगभग घोटाला था। और उसके बाद जब हर्षद मेहता को वहां बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो अपनी लंबी सी कार टोयोटा लेक्सिस से वहां पहुंचे और कई बैंक कर्मचारी और कई लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई उस कार को देखने के लिए, जो उस कार की सबसे लग्जरी कार मानी जाती थी और जो कार किसी के पास होती नहीं थी। तो उसके बाद उससे पूछताछ हुई और उससे जो बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे और जो रिजर्व बैंक के अधिकारी थे, उन्होंने पैसा लौटाने को कहा। तो हर्षद मेहता ने पैसा लौटाने की बात कही और पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया और वो बहुत बड़ी रकम थी। और जब उसके बड़े बड़े चेक SBI के पास आने लगे तो रिजर्व बैंक ने SBI से पूछा कि एक जो शेयर मार्केट का जो ब्रोकर है, यानी कि एक दलाल है, वो इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाता है, कैसे दे रहा है, हमको वापस कैसे कर रहा है। तो जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो स्वयं का पैसा नहीं देता था, वो अन्य दूसरे बैंकों का पैसा SBI को दे रहा था। तो इससे तकरीबन ये जो लगभग 534 करोड़ का घोटाला था, ये बढ़कर 5,000 करोड़ सिक्योरिटी स्कैम कहलाया, क्योंकि हर बैंक इसमें इन्वॉल्व था, हर बैंक इसमें इन्वॉल्व था। और इस वक्त हर्षद मेहता के बारे में कहा जाता था कि यदि वो किसी शेयर पर हाथ रख दे या किसी शेयर को खरीद ले तो शेयरों के दाम रातों रात बढ़ जाते थे। और वो शेयर अपने पैसे से नहीं खरीदता था, वो शेयर सरकारी पैसे से खरीदता था, जो सरकार मतलब जो बैंक वगैरह के जो फंडिंग थी उससे वो शेयर खरीदता था। तो जब इतना बड़ा सिक्योरिटी स्कैम हुआ तो हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हुई, जेल गए, उसके बाद बेल हुई, यानी कि जमानत पर आए। और जमानत में आने के बाद 16 जून 1993 को बड़े नाटकीय अंदाज में हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राम जेठमलानी उनके वकील थे और उन्होंने कहा कि जो ये हर्षद मेहता घोटाला है, इसको हर्षद मेहता घोटाला कहना सही नहीं होगा। इसमें देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को रिश्वत दी गई है और रिश्वत दी गई है 1 करोड़ रुपए की। और बकायदा जो उनके वकील थे हर्षद मेहता के, उन्होंने ये तक कहा कि जी हाँ, जो पीवी नरसिम्हा राव ने हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लिए हैं और ये हर्षद मेहता घोटाला नहीं है, ये पीवी नरसिम्हा राव घोटाला है। उसके बाद फिर सरकार ने अपनी दलील दी कि उस दिन जब इसने कहा कि 1 करोड़ रुपए इसने प्रधानमंत्री को दिए, तो उस दिन प्रधानमंत्री अपने आवास में थे ही नहीं। और जब करोड़ों रुपए एक सूटकेस में कैसे आ जाएंगे भाई, करोड़ों रुपए एक सूटकेस में आना संभव नहीं है। तो उसने ये कहा था कि 67 लाख हमने पहली किस्त में दिए थे। उसके बाद फिर नाटकीय अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई, जिसमें जो हर्षद मेहता थे और उनके जो वकील थे वो बड़े नाटकीय अंदाज में बड़े बड़े बैग लेकर, वो मुंबई के 5 स्टार होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बैग लेकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक बैग में 67 लाख रुपए रखकर दिखाए और कहा कि देखिए इस प्रकार से एक बैग में 67 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास पैसे आ सकते हैं और ये रकम हमने पीवी नरसिम्हा राव को दी थी। उसके बाद सारे विरोधी दल, सारे विपक्षी दल जो कांग्रेस की सरकार थी उसके विरोध में आ गए और अविश्वास प्रस्ताव
और जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास में बदलने के लिए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव पर बहुत बड़ा दबाव था और कांग्रेस के अंदर ही उनके बहुत विरोधी थे, जिसमें अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम था। तो वो लोग चाहते थे कि पीवी नरसिम्हा राव इस्तीफा दे दें और उनकी जगह कोई वरिष्ठ कांग्रेसी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जनता दल अजीत, यानी कि अजीत की जो लोक दल थी, तो उससे उन्होंने समर्थन मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद जो पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने उसके 7 सांसद तोड़ लिए और उसके अलावा उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिबू सोरेन थे, जो उसके अध्यक्ष थे, उनके समेत उन्होंने 4 सांसदों को अपने पक्ष में वोट डलवा लिया। और जब वोटिंग हुई तो अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव में बदल गया और सब लोग चकाचौंध हो गए कि किस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी गिरती हुई सरकार को बचा लिया। और उसके बाद जब पता लगा, जब जांच हुई तो पता चला कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 4 सांसद थे उनमें एक सांसद ने बात को कहा कि लगभग 3 साल बाद ये कहा अविश्वास प्रस्ताव के कि हमें वोट के बदले पैसे दिए गए थे, यानी कि वोट के बदले नोट, कि आप हमारे पक्ष में वोट करेंगे, उसके बदले हमें पैसा दिया। और उसके बाद जांच हुई और लगभग 1 करोड़ से अधिक का रुपया इन 4 सांसदों के खाते में मिले, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के 1-2 दिन बाद या लगभग कुछ समय बाद इनके अकाउंट में लगभग 1 करोड़ से अधिक की रकम पाई गई। तो इसमें केस भी चला, लेकिन फिर बाद में सब लोग बहाल हो गए, सारी चीजें हो गई। तो इस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव पे झारखंड झामुमो जो कांड था, इसकी भी बड़ी गूंज हुई। लोगों ने कहा कि मतलब वोट के बदले नोट की राजनीति ये उसी समय से शुरू हुई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के पास, क्योंकि विरोधियों ने क्योंकि नरसिम्हा राव देखिए इस देश में आर्थिक सुधार लाए और अयोध्या के मामले वो पहले से बैकफुट में चल रहे थे, तो जो विपक्ष था उसने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था। विपक्ष का ये कहना था कि जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। और उससे पूर्व में क्योंकि जो हर्षद मेहता था उसने भी खुलेआम ये आरोप लगाया था पीवी नरसिम्हा राव पर कि मैंने प्रधानमंत्री को 1 करोड़ रुपए सूटकेस के अंदर भर के मैंने प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचाए। तो इससे बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई थी पीवी नरसिम्हा राव के सामने। तो पीवी नरसिम्हा राव ने खेल खेला और हवाला कांड की, उस समय हवाला की एक डायरी मिली थी और वो सब उसमें पीवी नरसिम्हा राव का हाथ बताया जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव खुद भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे। तो जब हवाला की डायरी बरामद हुई तो देश के लगभग 100 कुछ सांसदों से लेके मंत्रियों से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी का नाम उसमें था। और जो डायरी थी उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम था। और हवाला यानी कि जब 1992 जब राम मंदिर का मामला था, जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो इस देश में बहुत दंगे हुए और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ। तो उस वक्त कहते हैं कि कश्मीर में आतंकी फंडिंग होती थी, मतलब आतंकवादी जो पाकिस्तान का आतंकवादी होते थे वो कश्मीर के जो आतंकवादी थे उनको फंड देते थे कि आप यहाँ भारत को परेशान करो या भारत में आप बम ब्लास्ट करो या जो भी अनैतिक ये लोग काम करते थे, तो उसके एवज में वो लोग पैसा उनको आर्थिक मदद करते थे। तो इस फंडिंग का जब खुलासा हुआ कि जो मतलब ये जो आतंकवादियों को जो फंडिंग की जा रही है इसको हवाला नाम दिया गया और इसमें नाम आया जैन बंधुओं का। और जैन बंधुओं के पास से एक डायरी बरामद हुई जिस डायरी में कई मंत्रियों के नाम और विपक्ष के नेताओं के नाम, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं के नाम भी थे। और यही पीवी नरसिम्हा राव चाहते थे, क्योंकि उनको पार्टी के अंदर के लोग भी लोगों का भी दबाव था और पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि अर्जुन सिंह उनके खिलाफ थे। और जो अभी एनसीपी के प्रमुख भी हैं शरद पवार भी उस समय एक सोचते थे कि वो भी एक प्रधानमंत्री के मटेरियल हो सकते हैं। और उसके बाद पंडित नरेंद्र तिवारी जो उत्तराखंड के बहुत कद्दावर नेता रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में थे। तो इस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव के कई धुर विरोधी उनकी पार्टी के भीतर ही थे और उनको पार्टी के भीतर के साथ साथ उनको विपक्षियों पर हमला बोलने का अवसर मिल गया। और जो हवाला कांड की डायरी खुली तो उसमें सबसे देश की सियासत का सबसे बड़ा नाम उजागर हुआ। वो नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का। और लाल कृष्ण आडवाणी उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इस्तीफा भी दिया, उन्होंने सांसद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसमें क्लीन चिट मुझे नहीं मिल जाती
तो मैं अपना तब तक मैं संसद का सदस्य रहने की नैतिकता मेरे पास नहीं है। तो उस वक्त नैतिकता हुआ करती थी, लेकिन हवाला कांड यानी कि जो आतंकी गतिविधियों में जो लिप्त जो पैसा होता है, सोचिए उसकी बंदरबांट हुई और उसमें नेताओं का नाम आया जो कि बहुत शर्मनाक है। और लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम उसमें आया था और कई बड़े नेताओं का, कांग्रेस के विजय राजे सिंधिया या इस टाइप से जो बड़े नेताओं, अर्जुन सिंह और कई नेताओं का उसमें नाम था। तो 1996 में इसमें चार्जशीट दाखिल हुई, क्योंकि 1996 में चुनाव का समय था और पीवी नरसिम्हा राव को लगा कि मुझे भ्रष्टाचार पर क्या घेरेंगे। उन्होंने हवाला को हवा दे दी और उन्होंने इस पर चार्जशीट सीबीआई ने लगा दी। लगातार जब चार्जशीट लगी तो उसके बाद फिर लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा भी दिया और कई खुलासे हुए। और जैन बंधु ने, जब उससे सीबीआई ने जांच की तो जैन बंधु ने तो ये तक कहा कि उन्होंने 1991 में नवंबर दिसंबर के महीने में उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। तो उस समय देश में बहुत बड़ा आर्थिक सुधार हुआ और देश ने बहुत तंगहाली भी देखी। उस समय देश कंगाली के दौर पर आ गया था 1991 के समय में। लेकिन 1996 आते आते कि देश में इतना भ्रष्टाचार हो गया देश में, क्योंकि देश जब आर्थिक सुधार की ओर बढ़ने लगा तो देश में आर्थिक घोटाले भी होने लगे और देश में सिक्योरिटी स्कैम जैसे कई घोटाले हुए, जो कि 5000 करोड़ का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी स्कैम था, जो कि सरकारी प्रतिभूति होती है और हर्षद मेहता का नाम उस पर आया था। और जो आर्थिक भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बड़े रूप में आर्थिक भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई और आर्थिक सुधार भी देश में हुआ। और आज जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, बड़े बड़े शोरूम देखते हैं, बड़े बड़े मॉल देखते हैं, ये 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये उन्हीं की देन मानी जाती है। आज हमने आपको बताया कि पीवी नरसिम्हा राव किस प्रकार से एक आर्थिक सुधार के प्रणेता बने, लेकिन उसके बाद उनको भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और पूरे 5 साल उनका कार्यकाल चला और उसके बाद उनको बिल्कुल कांग्रेस हाशिए में ले आई थी और उसके बाद के लोकसभा चुनाव में तो उनका टिकट तक काट दिया था। और कहते हैं कि उसके बाद दिल्ली में जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो कांग्रेस भवन में भी उनका शव, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय वहाँ भी उनका शव नहीं रखा गया। तो इस तरीके से कांग्रेस उनको हाशिए पर ले आई थी। तो ये पीवी नरसिम्हा राव की कहानी थी और हम हर हफ्ते आपको इसी प्रकार की कहानियां आपको सुनाते हैं। ये वो कहानियां होती हैं जो किसी किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होती है और ये बड़ी ऑथेंटिक होती है। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं और यदि आपको हमारी कहानियों में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप उसके विषय में बता सकते हैं, ताकि हम ऐसी कहानियां आगे बढ़ाने के लिए या इसको आगे सुनाने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारा वीडियो आप तक सीधे पहुंच पाएगा। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार सच। शुक्रिया।